एमपी बीजेपी संगठन में अब 55 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को शायद ही जगह मिल पाए। खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व ने वीडी शर्मा की टीम के लिए उम्र की सीमा तय कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो तो टीम में 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ना लिया जाए। वीडी शर्मा की टीम के गठन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत की एक दौर की चर्चा हो चुकी है। अब वीडी शर्मा नरेंद्र सिंह तोमर समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से भी बात करेंगे और फिर केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी ली जाएगी। एमपी बीजेपी में उम्र की सीमा तय होने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का सवाल है कि एमपी में 55 की उम्र पूरी कर चुके बीजेपी नेताओं का क्या होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारी पार्टी में नए को स्थान और पुरानों को सम्मान हमेशा से दिया जाता है। तो 55 साल से ऊपर वालों का क्या होगा? ये तो उम्र से ज़्यादा जरूरी है। इस हिसाब से तो जो है शिवराज सिंह जी भी आउट ऑफ एज हो जाएंगे और बहुत सारे नेता आउट ऑफ एज हो जाएंगे। तो ये राजनीतिक दलों में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन इन्हें व्यवहारिक रूप से लागू करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी कैबिनेट ही नौजवानों की बना दी थी। नए को स्थान और पुरानों को सम्मान और लगातार चलने वाली प्रक्रिया आप देखेंगे। पीढ़ी बदल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नयों को स्थान और पुरानों को सम्मान देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाहर पार्टी से हो गए हैं या उनको कोई भूमिका नहीं मिलने वाली, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चलने वाला क्रम है। जो संगठन के जो जानकार हैं, संगठन को संचालित करने वाले लोग हैं, संगठन के भविष्य के निर्माता हैं, उस दृष्टि से विचार करके चलते हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी टीम में तय करेंगे। क्रिकेट में मैच जीतने के बाद हर टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैच में उतरती है, लेकिन अगर मैच में हार हो जाए तो फिर कुछ बदलाव बेहद जरूरी हो जाते हैं ताकि अगले मैच में जीत की संभावना बनी रहे। एमपी कांग्रेस भी आगामी चुनावों में इसी फॉर्मेट पर उतरेगी, क्योंकि पार्टी के उपचुनाव में करारी हार हुई है। अब पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जाना है, साथ ही मिशन 2023 की भी तैयारी करनी है। तो कांग्रेस ने अब संगठन की मजबूती पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। खबर आई है कि कांग्रेस में नेताओं का परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, यानी कि कौन नेता किस काबिल है और जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को कितने अच्छे तरीके से उस नेता ने निभाया है, इसका हर 6 महीने में ऑडिट होगा और इसी के आधार पर नेताओं को फिर पद और जिम्मेदारी दी जाएगी या आगे बढ़ाई जाएगी। पार्टी पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा और हर 6 महीने में समीक्षा होगी कि जिसे जो जिम्मेदारी दी गई है वो उस जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरा है। यानी कि कांग्रेस में अब सिफारिश से पदों का बंदरबाट नहीं होगा। इस नीति से तो यही लग रहा है। और इसके साथ ही पार्टी के एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को पदों से हटा दिया जाएगा। कांग्रेस की परफॉर्मेंस ऑडिट पॉलिसी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि परफॉर्मेंस से पद तय होंगे तो सबसे पहले कमलनाथ पर यह फॉर्मूला लागू होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता मानक अग्रवाल के मुताबिक संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। यदि परफॉर्मेंस करना है तो सबसे पहले कमलनाथ जी का स्वयं का होना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस पार्टी की हालत मध्य प्रदेश में करी है, 2018 में इनका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था और अब इनके नेतृत्व में 10% वोट बैंक कांग्रेस का खिसक चुका है। तो उसका जिम्मेदार कौन है, इस बात का जवाब देना चाहिए। और यदि ऑडिट की बात करना ही है तो थोड़ा जो अपना किया हुआ भ्रष्टाचार है उसका भी ऑडिट कर लें, और यदि वो ऑडिट करके कार्यकर्ताओं के बीच में बांट दिया जाता तो आज पार्टी की हालत ना होती। अब संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है और राहुल जी इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब संगठन के अंदर जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको नीचे से लेकर ब्लॉक से लेकर ऊपर प्रदेश तक उनको महत्व दिया जाएगा और संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया जाएगा, जिससे हर चुनाव को वो फेस कर सकें और कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकें। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में संगठन स्तर पर फेरबदल की चर्चाओं पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की सारी कवायद को पट्टावाद बताया है।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में पट्टावाद खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस नहीं बचेगी। कांग्रेस की पहचान ही पट्टावाद है। वहीं इंदौर को एक से ज्यादा मंत्री मिलने के सवाल पर विजय वर्गीय ने कहा कि मिलने चाहिए। पहले से भी इंदौर में एक साथ 2 या फिर 3 मंत्री रह चुके हैं। अभी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है। कांग्रेस अगर पट्टावाद खत्म हो जाएगा, कांग्रेस तो कांग्रेस ही नहीं रहेगी। कांग्रेस की पहचान ही पट्टावाद है। इंदौर को एक नया मंत्री मिलेगा मुख्यमंत्री जी से पूछ के बताऊंगा आपको। आपको क्या लगता है कि इंदौर जैसे शहर को एक से अधिक नहीं मिलना चाहिए। पहले रहें, पहले 2-2, 3-3 मंत्री रहें। भोपाल में आज शिवराज सरकार की गौ कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये वर्चुअल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। फैसला लिया गया कि आगर मालवा के सालरिया अभ्यारण्य के गौ पशुपालन और अनुसंधान केंद्र यहां पर बनाया जाएगा और इसके साथ ही स्व सहायता समूह को भी गौशाला का संचालन किए जाने की पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा समाज के सहयोग से भी बड़ी संख्या में गौशाला बनाई जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए नगरीय निकायों को जोड़ा जाएगा। बैठक में तय किया गया कि सिर्फ पशुपालन विभाग ही नहीं बल्कि सभी विभाग मिलकर भूमिका निभाएंगे और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। गाय के गोबर और गौमूत्र का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, इस पर सुझाव लेकर काम शुरू किया जाएगा। पर्यावरण बचाने गौकाष्ठ का उपयोग बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रयासों में गौधन का उपयोग करके स्वावलंबन के लिए गौ माता की अवधारणा को लागू किया जाएगा और गंभीरता के साथ गौवंश के संवर्धन संरक्षण का भी काम किया जाएगा। गोपाष्टमी के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पूजा अर्चना की। सीएम आवास पर स्थित गौशाला में सीएम शिवराज ने गायों और बच्चियों की पूजा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया और इस दौरान सीएम शिवराज गाय के बछड़ों के साथ दुलार करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं शिवराज सिंह ने गायों की महत्ता और गोबर के फायदे बताए हैं। आज गोपाष्टमी है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौओं को चराने पहली बार घर से जंगल में निकले थे और मैंने भी गौ पूजा की है। तीन चीजें प्रथम दृष्टया मुझे लगती है। एक, कुपोषण अगर दूर करना है तो गाय का दूध अमृत का काम करता है, लेकिन गाय के गोबर से या गोबर से बनी खाद, गाय के साथ साथ पशुधन भी शामिल है, गाय हो, बैल हो, बछड़ा हो, अन्य पशु हो, वो हमारी जमीन के लिए अमृत का काम करेगा, भूमाता के लिए अमृत का काम करेगा। पर्यावरण की सुरक्षा अगर करना है तो लकड़ी की जगह गोकाष्ठ मतलब गोबर से बने कंडों का उपयोग, इस दिशा में रामबाण सिद्ध हो सकता है। गोपाष्टमी के मौके पर सीएम शिवराज आगर स्थित सालरिया गौ अभ्यारण्य पहुंचे, जहां सीएम ने गौ पूजन किया। इसके बाद भ्रमण करके गायों की जानकारी भी ली और इस दौरान सीएम के साथ पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, देवास सांसद और राजगढ़ सांसद मौजूद रहे। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए सीएम ने बैठक की, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि ट्रैक्टर के आने के बाद सड़क पर घूम रही गायों को संकट है, इसलिए हमने गौ अभ्यारण्य बनाया। प्रदेश में करीब 2000 गौशाला खुलेंगे। ये सरकार पूरी ताकत से गौ सेवा करेगी। सीएम ने घोषणा की कि सालरिया गौ अभ्यारण्य को पर्यटन का केंद्र बनाएंगे और रिसर्च सेंटर भी शुरू किया जाएगा। सीएम ने ऐलान किया कि कांग्रेस के समय बंद किए गए गौ सदन को दोबारा शुरू करेंगे। तो ये 3 तस्वीरें गौशाला मध्य प्रदेश में खोलेंगे। लगभग 2000 गौशाला जहां जगह मिलती जाएगी बनाते जाएंगे और गौशालाओं का संचालन के लिए सरकार नहीं करेगी। यह अभ्यारण्य भी एक अद्भुत प्रकल्प बने देश में। यहां रिसर्च सेंटर हम शुरू करने वाले हैं। जो गाय के जो उत्पाद है, गौमूत्र, गोबर, दूध,
और किसी को ध्यान करना हो गौ माताओं के साथ बैठ के, तो यहां इसको गो पर्यटन का केंद्र भी गो अभयारण्य सालरिया को बनाया जाएगा। गोपाष्टमी के मौके पर एमपी में गौ सेवा को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस खुद को सच्चा गौ भक्त बता रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बीजेपी तो सिर्फ नारों में गौ सेवा और संरक्षण करती है, हम तो वास्तव में गौ सेवा करते हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गौ संवर्धन और संरक्षण पर जमकर काम हुआ था। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गौ पूजा करे, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन गौ पूजा के नाम पर कांग्रेस पाखंड नहीं करे। हमारा आग्रह इस सरकार से ये होगा कि कमलनाथ सरकार ने जो निर्णय लिए थे गौ माता को के संवर्धन के लिए, उसको हमारी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए, उस काम को वो आगे बढ़ाएं। और जो उन्होंने घटाकर प्रति गाय अनुदान 1 रुपये 60 पैसे कर दिया 20 रुपये से घटाकर, उसे वापस 20 रुपये वो करें। गोपाष्टमी के दौरान आज जिस प्रकार से कांग्रेस ढोंग और आरोप प्रत्यारोप का काम कर रही है, ये वही गोपाष्टमी है जिस गोपाष्टमी के दिन कांग्रेस की सरकार में साधु संतों पर, गौ संरक्षण संवर्धन की मांग करने वालों पर गोलियां चलाने का काम हुआ था। गोपाष्टमी कोई भूल नहीं सकता गौ भक्त, और इसलिए कांग्रेस के लोग अपना अतीत में झांकें, वर्तमान को संवारने का काम करें और भविष्य की योजनाएं बनाएं। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसके संकेत देते हुए कहा कि रामबाई सिंह बीजेपी के साथ लंबे समय से खड़ी हैं और अगर वो पार्टी में आना चाहती हैं तो पार्टी को उन्हें शामिल करना चाहिए। प्रहलाद पटेल ने कहा कि किसे पार्टी में लेना है और किसे नहीं, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करता है, लेकिन उनकी राय में रामबाई को बीजेपी में लेना चाहिए अगर वो आना चाहती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए किसी को रोक नहीं है, ये हमारा नेतृत्व तय करता है, इसमें मेरी राय नहीं हो सकती, लेकिन हाँ मैं सहमत हूँ, अगर वो आना चाहें तो स्वागत है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द बुलाए जाने की मांग की है और इस संबंध में डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। गोविंद सिंह का आरोप है कि प्रदेश सरकार कोरोना का बहाना बनाकर शीतकालीन सत्र से बचना चाहती है। एमपी में खजाने की हालत खराब है, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा करने से सरकार डर रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे मांग की है कि वो सरकार को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का आदेश दें। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कम से कम 10 दिन का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की मांग की है। मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र लिखकर कहा कि संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को निर्देशित करें कि शीघ्र कम से कम 10 दिन की बैठक वाला सत्र बुलाएं, और अगर शिवराज सिंह सरकार नहीं बुलाती है सत्र तो महामहिम राज्यपाल महोदय संवैधानिक मर्यादाओं को बचाते हुए सरकार को आदेश जारी करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 8 महीने के कार्यकाल में एक पहला सत्र बुलाया था, 9 मिनट में खत्म कर दिया। दूसरा सत्र 1.5 घंटे में खत्म हुआ है। अब आगे सत्र से बचने के लिए कोरोना का बहाना बनाकर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है कि अब संक्रमण जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। जब सत्र की मांग उठती है या विधानसभा सत्र आता है, तभी कोई ना कोई बहाना बनाकर शिवराज सिंह जी इस प्रकार का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वहीं इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं दिया, उन्हें माफिया के नाम पर फंसाया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने पूर्व मंत्री गोविंद सिंह पर निशाना साधा और कहा कि जिन पर कार्रवाई हो रही है उनका पुलिस रिकॉर्ड देख ले। कांग्रेस ने माफिया को संरक्षण क्यों दे रखा था? माफिया तो भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। घोटालों में अगर इनाम दिया जाए किसी को तो शिवराज सिंह सरकार को पहला इनाम मिलेगा, लेकिन ये केवल राजनीतिक विरोधियों को हिटलर के पदचिन्हों पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न विचारधारा वाले लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से सहमति व्यक्त नहीं करते,
उनके ऊपर हमला करती हैं। जब भी कांग्रेस आती है तो वो आम गरीब का सुख चैन लूटने का प्रयास करते हैं। अगर माफिया कांग्रेस में है और वो इस चपेट में आ रहे हैं तो निश्चित ही अपना कानून अपना काम कर रहा है। उसमें कोई पार्टी के होने के कारण कोई ऐसा काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया और इसके तहत उन्होंने गृह जिले सीहोर के बिल्किसगंज में फूड कंपनी की पनीर फैक्ट्री पर प्रशासन ने कार्रवाई की। 12 से ज्यादा अधिकारियों की टीम इलाके में पहुंची। पनीर, दूध, दही, बटर सहित अन्य उत्पादों का सैंपल लिया गया। इसके अलावा खेतों में केमिकल वाले पानी छोड़ने को लेकर भी प्रबंधन से पूछताछ हुई। प्राथमिक जांच में अधिकारियों को फैक्ट्री में कई तरह की अनियमितता मिली है। फैक्ट्री में प्रदूषण और खाद्य बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया गया और जांच दल में एसडीएम, सीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य अधिकारी शामिल थे। अभी हमने रॉ जो मिल्क है उसके सैंपल लिए हैं। उसके बाद घी, पनीर, जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं सभी सैंपलिंग ली जा रही है। सर, इस फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको करने के लिए, डंप करने के लिए इनके पास कोई ट्रीटमेंट प्लांट या किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अभी इसकी जांच की आपने? अभी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की भी जाँच की जाएगी और अगर वेस्ट अगर नाले यानी नदी नाले में बहाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी। शिवराज सरकार का बदमाशों के खिलाफ एंटी माफिया ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसके तहत उज्जैन में जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। जिले के भैरवगढ़ क्षेत्र में गढ़कालिका मंदिर के पीछे आयुष पिसाई केंद्र पर यह कार्रवाई की गई। एडीएम और खाद्य विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि मिर्च और धनिया में डस्ट मिलाकर बेची जा रही है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को जांच में मिर्ची के साथ डस्ट भी मिली, जिसके बाद सारा सामान जब्त कर लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। लगभग यहाँ पे 800 किलो मिर्ची मिली है, जिसमें पीसी है और कुछ खड़ी है। मिर्ची की जैसा आपने देखा क्वालिटी काफ़ी ख़राब है और इसके अलावा कुछ डस्ट वक्त जो पिसा हुआ डस्ट होता है वो भी मिला है। संभवतः इसका उपयोग जैसा खाद्य विभाग के अधिकारी बता रहे हैं इसको मिलावट में कर सकते हैं, लेकिन जो भी जाँच के बाद हम तय होगा कि इन्होंने कितनी मिलावट की है, क्या की है, और इसी के अनुक्रम में आज ही कार्रवाई की जा रही है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बिस्किट का शौकीन है तो जरा संभल कर। बैतूल में एक नामी बिस्किट कंपनी के पैकेट में इल्लियां और कीड़े निकले हैं। अकील अहमद नाम के एक शख्स ने बिस्किट का पैकेट खरीदा था। जब घर पर उसने उसे खोला तो उसमें से इल्लियां और काले कीड़े निकलने लगे। मामले की शिकायत उसने दुकानदार और खाद्य विभाग से की, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने बिस्किट का सैंपल लिया और उस बैच के सभी बिस्किट के पैकेट्स को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी 2 दिन पहले मैंने एक किराना दुकान से पार्ले कंपनी का 2020 बिस्किट लिया था। उसमें डेट होने के बावजूद जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उस पर 8वें महीने की लिखी हुई है, उसके बावजूद भी जो है वो बिस्किट ख़राब निकले। और बिस्किट में जब हमने उसको खोल के देखा तो उसमें इल्लियाँ चल रही थी। इसकी शिकायत हमने फूड विभाग में की है और फूड वाले इस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जांच में हमने नमूने लिए हैं। एक नमूना जिस किराने से शिकायत थी उसका नमूना लिया है और एक नमूना एजेंसी से लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा है। हमने एजेंसी को बोला है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिवस के अंदर जो भी बिस्किट जिसके पास उन्होंने बेचा है उसका विक्रय रोकें और अगर उस बेच का बिस्किट कहीं पर भी हो तो उसको वापस बुलाएं। खबर दतिया से है, जहां दलित परिवार पर दबंगों का कहर टूटा। दबंगों ने दलित का घर जलाकर मारपीट की। पीड़ित पर राजीनामा करने का दबाव बना रहे थे दबंग और इस हमले में 2 सगे भाई घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं जो। और वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों की बाइक में आग लगा दी। पैसों का लेन देन का पूरा मामला 2018 से चल रहा था ये विवाद, और आज दबंग आए, इकट्ठा होकर दलित परिवार के घर में आग लगाई, मारपीट भी की गई। फिलहाल पुलिस तक ये मामला पहुंचा है, जांच जारी है। 2 बजे के करीबन ये लोग 5 मोटरसाइकिल के सहित 3 लोग थे प्रत्येक मोटरसाइकिल पर। आपने रिपोर्ट करवाई कि नहीं करवाई? हमें गांव से घर से मैं बस डला था वहाँ पर, तो वहाँ से डायरेक्ट मुझको यहाँ लाया गया है। कौन लाया आपको? यहाँ से पहले ले गए गोपी जाटव जी हैं उनके यहाँ पर 100 नंबर,
उन्होंने कहा अस्पताल ले जाओ, तो फिर यहाँ 100 नंबर लेके आइए आप। 100 नंबर लेके आए। क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, यादव पक्ष आरोपी जो बना था, उनकी जो बाइक थी उसमें भी आग लगा दी गई है पीड़ित पक्ष के द्वारा। तो अभी क्रॉस कायमी की गई है। हवाई फायर की भी जानकारी मिली थी, उसकी भी जो धारा है सुसंगत उनको लगा दिया गया है। हमने 3-4 टीम बना दी है। शीघ्र ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और आगे और विवाद ना बढ़े और गांव के लोगों में सुरक्षा की भावना रहे, इसको दृष्टिगत रखते हुए सुबह मेरे द्वारा और एडिशनल एसपी के द्वारा गांव का दौरा किया गया और वहां पे गार्ड भी लगा दिया गया है। जब तक शांति व्यवस्था कायम नहीं हो जाती, वो गार्ड यथावत वहां पे बना रहेगी। उज्जैन में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है और ऐसे लोगों को जेल की हवा खिलाई जा रही है। पुलिस की टीम सड़कों से ऐसे लोगों को हिरासत में ले रही है और फिर उन्हें ओपन जेल ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें 10 घंटे तक रखा जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन पुलिस सख्ती के साथ उन्हें पकड़ रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ रोको टोको अभियान चला रहा है, जिसका असर भी अब प्रदेश में नजर आ रहा है। तो मास्क नहीं लगाया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर है और एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग मौत से मजाक करने पर आतुर हैं। खबर रतलाम से है, जहां लोग मास्क लगाने से कतरा रहे हैं और इसके पीछे अलग अलग बहाने भी दे रहे हैं। लोगों ने तो सरकार और प्रशासन पर ही सवाल उठा दिए। उनका मानना है कि सरकार प्रशासन की लापरवाही से कोरोना बढ़ा है, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी केवल सरकार या प्रशासन की नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भी है। प्रशासन ने जो है ढील दे रखी है। प्रशासन अगर दुरुस्त होगा तो फिर से जो है पाबंदियां लगने लगेंगी। कोरोना वायरस से नहीं डरेंगे तो मौत भी हो सकती है। कोरोना से मौत तो निश्चित है। सर तो बढ़ रहा है सर, सब दुकानदार लोग मास्क पहन ही रहे हैं। कई लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा। हाँ, ये गलत है। मतलब मास्क अगर अलाउड है तो उसको पहनना चाहिए, जरूरी भी है भाई। ये अपनी सुरक्षा के लिए भी तो कर रहे हैं। पहले जिस तरीके से वायरस फैला था, आज भी उसी तरीके से फैल रहा है। बाकी जो पहले इस समय देश भर में त्योहारों की धूम है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराओं के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं और इस बीच सागर में कई जगहों पर बुंदेली दिवाली भी मनाई गई है, जिसके रंग में मंत्री गोपाल भार्गव भी रंगे हुए नजर आए। मसिया गांव में आयोजित मेले में गोपाल भार्गव झूमते गाते नजर आए। कई सालों से यहां मेला का आयोजन होता है और हर साल मंत्री गोपाल भार्गव इस मेले में शामिल होते हैं। रामों से ना कहे